Hello friends, welcome to Wikipedia powered by Abhimanyu IS. Myself Atul Sambaria and I have secured rank 343 in 2018 CAPF AC एग्ज़ाम। तो मैंने अपनी तैयारी किस तरीके से की थी और मैं अभी जो मेरा 1.5-2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है जो, और उससे पहले जो भी हम सब तैयारी कर रहे थे उसका एक्सपीरियंस, उस सबसे मिला के मैंने आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है आज यहाँ पे। मैं ये क्लास लाइव भी ले सकता था बट हमने बस लाइव क्लास के अंदर इंटरेक्शन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो पॉइंटर्स कुछ रह जाते हैं, मिस हो जाते हैं, तो आप लोगों का कुछ भी मिस ना हो इसलिए मैंने ये आपके लिए यहाँ पे मैं क्लास लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ओके, तो ये क्लास आपने लास्ट तक देखनी है। मैं इस क्लास के अंदर कोई आपको बुक लिस्ट या फिर ऐसे कोई कुछ कह के गुमराह करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको कुछ टॉपिक्स वगैरह बताने वाला हूँ, किस तरह की स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए, और उन टॉपिक्स को आपको बता के फिर मैं यहाँ पे आप लोगों आपके लिए कुछ मतलब अच्छा कुछ नया आपको कुछ बताने वाला हूँ CAPF के बारे में, ताकि आप लोगों की तैयारी थोड़ी अच्छी हो सके। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, वो उसमें मेरा फ़ायदा होता है अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो चलो करो मत करो, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। वाई? बिकॉज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो CAPF AC की पर्टिकुलर तैयारी के अंदर अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे सेशंस हैं जो मिस हो सकते हैं। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, फॉर योर बेनिफिट रादर देन माइन। चलिए, सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। स्ट्रेटजी इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ओके, हम कुछ चॉइसेस लेते हैं और कुछ ट्रेड ऑफ्स करते हैं, मतलब कि कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर टाइम ज़्यादा लग रहा है और वो सब्जेक्ट 5 नंबर का आता है, तो आप कोई और 10 नंबर का सब्जेक्ट है जो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर लीजिए रादर देन उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट लगाने से। तो ट्रेड ऑफ्स, कुछ आपको चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, कुछ ट्रेड ऑफ्स भी करने पड़ेंगे। ओके, और आपको डेलिबरेटली कुछ ऐसा चूज करना पड़ेगा जो आपको अलग बनाता है, डिफरेंट, आपकी तैयारी को कुछ अलग मुकाम देगा। तो आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा उसके अंदर भी आप अपनी ट्विकिंग कर सकते हैं। एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज यूनिक, और उसी की वे के अंदर हमें यहां पे काम करना है। एवरी पर्सन इज यूनिक एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट। ओके, तो आप यहां से देखिए, तो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए हम स्ट्रेटेजाइज किस हिसाब से करें, कैसे तैयारी करें, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। उसके लिए क्या है, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है आपका, वो आपका रहेगा व्हाट डू वी नीड टू स्टडी। हमें आखिर क्या पढ़ना चाहिए और पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। व्हाट डू वी नीड टू स्टडी, हमें क्या पढ़ना है। सेकेंड चीज़, आपका एम क्या है। एम आपका यहाँ पे रहेगा कट ऑफ्स, और वो मैंने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं किया है बिकॉज कट ऑफ्स तो आप UPSC की वेबसाइट से भी जाके देख सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आप हमारी वेबसाइट्स पे आइए, आपको पिछले 5 साल ही कट ऑफ्स मिल जाएंगे। ओके, दैट इज जस्ट ए नंबर। तो कट ऑफ्स आप देख लीजिएगा। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। कट ऑफ इन पेपर 1 एम 125 प्लस, इन पेपर 2 एम एटलीस्ट 80 प्लस या फिर 90 प्लस। टू गेट द फाइनल सिलेक्शन यू नीड अराउंड 290 मार्क्स। पिछले साल कट ऑफ कम गई थी बट इस बार जितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेबस की आने वाले टाइम में, और सिलेबस के आगे जाके क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए उसकी भी मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ दिस एग्जाम, ये आपको समझने हैं, और इस एग्जाम की यूनिकनेस आपने समझनी है कि आखिर एक CAPF का एग्जाम यूनिक कैसे है। अब इसकी बात हम अभी कर लेते हैं। CAPF का एग्जाम यूनिक कुछ इस तरीके से है कि उसके अंदर जो MCQs आते हैं वो टफ आते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं और वो फैक्चुअल भी आते हैं, और कई तो अबसर्ड भी आते हैं। अब याद कीजिए क्वेश्चन इकोनॉमी का जो पूछा गया था कि इन देश को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ उनके सर्विस सेक्टर के शेयर के हिसाब से। उसके अंदर स्पेन था, उसमें रशिया था। क्या हम नॉर्मली ये देखते हैं कि स्पेन के सर्विस सेक्टर के अंदर कितना उनकी GVA में कितना पार्टिसिपेशन है। सो दीज आर द क्वेश्चन विच आर अबसर्ड इन नेचर। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे तो ठीक है, बट फैक्चुअल क्वेश्चन जब पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से स्टेट के अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होता,
तो सिर्फ आपको कुछ किताबें अगर मैं आपको बता दूं कि ये किताबें पढ़ लेना, तो आप लोगों के साथ वो जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि किताब तो सब पढ़ रहे हैं, बट उस किताब के अंदर क्या चीज के ऊपर आपको इतना है फोकस करना है कि वहां से कुछ भी ना छूटे। मेरा ये सेशन उसके ऊपर है आज, ये सेशन मेरा आज उसके ऊपर है। ओके, चलिए अगली इसके बाद हम बात करेंगे कि हम ये रिसोर्सेज कहां से फाइंड आउट करें। अब इस जो यूनिकनेस है इस एग्जाम की, उसकी यही खास बात है, उस एग्जाम की जो यूनिकनेस है कि आप किस तरीके से, ओके, इस एग्जाम की जो यूनिकनेस है वो यही है कि कैसे आप पेपर 1 के अंदर जो माइक्रो इकोनॉमी के टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थोड़े अब्सर्डली पॉलिटी के जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं, जी जनरल साइंस के कुछ बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट ही होते रहते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के न्यूक्लियर दे देते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूल्स, और वो कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन बीमारी ठीक करने में होता है, ऐसे होता है, तो कुछ रिपीट के। तो ये यूनिकनेस है इस एग्जाम की। और इसके लिए आपके पेपर 1 और पेपर 2 को मिक्स करके रिसोर्सेज आपको क्या क्या चाहिएंगे, और विद इन पेपर 2 क्या इंग्लिश जरूरी है या फिर जीएस जरूरी है, या दोनों, और दोनों को मैनेज कैसे करें, ये हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम आज यहां पे आपके आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए उसके बाद आपको खुद के वीक पॉइंट और खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यहां पे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अगर मोटा मोटा मैं अपना आइडेंटिफाई करूं योर वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, तो हो सकता है कि आप इकोनॉमी में बहुत अच्छे हों, तो कोशिश कीजिए कि इकोनॉमी में मैं सारे के सारे 100% नंबर ले लूं जितना भी आए। हो सकता है कि आपको एंशिएंट एंड मेडिवियल पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, तो आप क्या करेंगे, डेलिब्रेट चॉइस बनाएंगे स्ट्रेटजी के अंदर जैसे हमने बताया था, और आप फिर क्या करेंगे, क्योंकि एंशिएंट मेडिवियल के 5 ही क्वेश्चन आते हैं, आप उसको छोड़ देंगे। हो सकता है कि आपको पता है कि यार मेरे ने राइटिंग स्किल्स बहुत पुअर है, मैं कुछ भी कर लूं, मेरे 70 नंबर से ज्यादा नहीं आ सकते, और फिर भी मुझे सिलेक्शन तो चाहिए, मुझे मेरे कंधे पे 3 सितारे तो चाहिए, मुझे वर्दी तो चाहिए, मुझे सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट तो बनना ही है। तो आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड योर वीक पॉइंट। आपने फाइंड आउट कर लिया कि यहां मेरे 70 ही आएंगे, तो गो फॉर 150 हेयर, इट कैन बी डन। मेक ए राइट स्ट्रेटजी कि अगर मैं ये टॉपिक कर लूं इतने अच्छे तरीके से जो मैं आपको बताऊंगा, तो मैं 150 ले लूंगा। ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है हर चीज में। सिर्फ बुक लिस्ट बता दें कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो सीएपीएफ इतना सिंपल एग्जाम नहीं है यार, इतना सिंपल एग्जाम नहीं है। ओके, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है। ऑफिशियल सिलेबस आपको भी पता है कुछ खास डिफाइन नहीं किया गया है। जनरल मेंटल एबिलिटी में दे दिया कि लॉजिकल रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, तो ठीक है भैया, जिसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आएगी और डाटा इंटरप्रिटेशन भी आएगा, ठीक है, सिंपल इन्होंने बता दिया। हाँ, एक और डिस्क्लेमर है, आज मैं इनके बारे में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में या फिर इसके अंदर आपको मैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ मैं। ओके, मेरा मेन फोकस रहेगा जीएस के ऊपर। वी विल मेक अनदर सेशन विद फ्रॉम आवर एक्सपर्ट फैकल्टी, जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। ओके, रादर देन आई विल बी टेकिंग दैट सेशन, क्योंकि मेरी खुद की बहुत पुअर है, तो मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जनरल साइंस। अब जनरल साइंस के बारे में उन्होंने क्या बोला, साइंटिफिक टेम्पर चेक करेंगे, लेकिन क्या कोई टॉपिक बताया नहीं, ठीक है, क्या कोई टॉपिक बताया नहीं। ओके, एप्रिसिएशन उन्होंने कुछ बताया, कोई इन्वायरमेंटल साइंस इन्होंने बोला है, बायोटेक्नोलॉजी इन्होंने बोला है, तो इनके अंदर स्पेसिफिक टॉपिक्स आप कहां कहां से कैसे कैसे तैयार करेंगे, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट है आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, इसके अंदर से अराउंड आपके 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आपके आ जाते हैं। तो ये लेकिन कोई खास इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते, ये कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, आरबीआई के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा होगा, आरबीआई की रिसेंट पॉलिसी आई है। ओके, बहुत कम ऐसे रैंडम क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोरी एंडरसन ने कौन से खेल के अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है, ओडीआई में, टी20 में, इस तरीके से। वो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो आप कोई भी मैगजीन से या फिर हमारी वेबसाइट से, आप बल्कि मैं प्रेफर करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पर आइए और ये निट्स बिट्स जो तैयारी है करंट अफेयर्स की, आप वहां से कर लीजिए, रादर देन स्पेंडिंग योर टाइम इन हेक्टिक अमाउंट ऑफ वर्कलोड, पेजेस गोइंग थ्रू पेजेस एंड पेजेस अगेन। अवार्ड्स आते हैं, नेशनल अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है किस बार या तो कोई नेशनल बेस्ट एक्टर का आपका आ जाएगा कि नेशनल बेस्ट एक्टर कौन है, ठीक है, या इस बार
जो जो एक्टर को मिला है अवार्ड वो कौन सी फिल्म के लिए मिला है या कौन सी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है। ओके, और एक आधा क्वेश्चन आता है आपका बुक्स के ऊपर कि ये पर्टिकुलर किताब जो रिसेंटली न्यूज़ में थी वो कहाँ पे किसने लिखी गई। तो अगर आप ये 3-4 चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी जो करंट इवेंट्स है आपका चेक हो जाएगा। उसके अलावा आपको अगर इकोनॉमिक सर्वे के आपको मोटे मोटे फैक्ट्स नहीं पता तो आप अपने आप को करंट अफेयर्स के लिए तैयार या फिर इकोनॉमी के लिए तैयार नहीं कह सकते। ऐसे बजट के आपको अगर कितना रेवेन्यू डेफिसिट है, कितना फिजिकल डेफिसिट है, अगर आपको वो नंबर्स नहीं पता कि 3.2% है, 3.1% है, 3% है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, तो आप मतलब कह नहीं सकते कि आपकी इकोनॉमी भी इसका मतलब रेडी भी नहीं है और आपके करंट अफेयर्स भी आपका रेडी नहीं है यहाँ पे। तो प्लीज कवर दिस बेसिक थिंग्स। अगर आप ये बेसिक चीजें कवर नहीं करेंगे तो आप नहीं कह सकते कि आपकी तैयारी हो गई है और पेपर बहुत टफ आया था। नहीं, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। अब इन्होंने देखो इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी अपने आप में 20-20 क्वेश्चनों के सवाल यहाँ पे आते हैं, तो हम इसको बाद में मैंने जो सिलेबस सिंप्लीफाइड थंबनेल के ऊपर भी लिखा है कि हाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस सिलेबस। ओके, नेक्स्ट इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये क्या क्या कवर करेगा, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, इसको भी हमने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर बांटा है। ओके, एंड विद इन दैट एसए के जो 80 मार्क्स है इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि मॉडर्न हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमी से क्वेश्चन आएगा, सिक्योरिटी से आएगा, ह्यूमन राइट से क्वेश्चन आएगा। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम तैयार करके क्यों नहीं जा सकते? क्या कमी है, क्यों नहीं तैयार करके जा सकते? सिलेबस को देख के तो समझ में आ जाएगा। उन्होंने लिखा ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन, तो आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पता होना चाहिए यार। अगर रिसेंटली कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई उस पर एडिटोरियल आया आपको पढ़ना चाहिए। ओके, तो बस इस तरीके से ही हमें चलना है यहाँ पे। ज्योग्राफी, पॉलिटी, अब ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या पूछेंगे? वो ज्योग्राफी से को इन्वायरमेंट से लिंक करके पूछने वाले हैं। आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो लिखने को नहीं बोलेंगे वो ऐसे के अंदर। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको वहां पे ऑलरेडी बता दिया है। अगली यूनिकनेस क्या है इस एग्जाम की, जो पार्ट बी में कहते हैं 120 नंबर का पेपर आपका आएगा, 80 मार्क्स का ऐसे और 120, उसके अंदर से भी 80 जीएस पे बहुत ज्यादा हेवीली रिलेटेड है। जो आपको आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं दे आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन द जीएस ओनली। अगर आपकी जीएस वीक है तो आप अच्छे आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिख सकते। सिमिलरली अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड नहीं है तो आप किसी हालत के अंदर भी, ओके, किसी भी हालत के अंदर आप यहां पे अच्छे रिपोर्ट्स नहीं लिख सकते। हम आपको सिर्फ फॉर्मेट बता देंगे रिपोर्ट्स का, तो आप उससे रिपोर्ट नहीं लिख पाएंगे। मैं एक बैच भी लॉन्च कर रहा हूं 28 तारीख से। ओके, शाम को 5 बजे उसकी डेमो क्लास चलने वाली है। उस बैच के अंदर मैं जीएस पेपर 2 की, सीएपीएफ पेपर 2 की कुछ इस तरीके से तैयारी कराऊंगा ना जो कभी किसी ने नहीं कराई हो। हमने हमारे सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरीके से डेवलप किया है जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। जो आपको मैं वो एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा उसके लिए अलग से, उसमें आप देखना, मैं चला दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से एक ही जगह पे जितने भी इश्यूज रहे हैं सारा कंटेंट आपका आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी जगह पे आ जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा वो वहीं आ जाएगा। उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये चल आपको वो लेक्चर दिखाई देंगे। ओके, चलिए, उसके अलावा जितने प्रीसी आपको लिखना है तो उस सब की तैयारी भी हम उस बैच में आपको करवाने वाले हैं। तो प्रीसी जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश देन यू नो इट्स इजी, बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो डू प्रैक्टिस फ्रॉम द एडिटोरियल सेक्शन। वी विल ऑल्सो मेक ए फ्री सेशन ऑन द प्रीसी, हाउ टू राइट प्रीसी, हाउ टू राइट रिपोर्ट। अगर आप बैच ज्वाइन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, वी विल मेक फ्री सेशन ऑल्सो। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो नो कि वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग ए ऑल इंडिया CAPF टेस्ट। ऑल इंडिया CAPF टेस्ट हम कर रहे हैं, एक CAPF मॉक टेस्ट, तो उसके अंदर भी यू शुड पार्टिसिपेट। नेक्स्ट, अब थोड़ा सिंपल करके सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। सिंप्लीफाइड सिलेबस देखते हैं। अब ये सिलेबस सिंप्लीफाइड के अंदर आप ये चाहे NCERT से कंप्लीट करें या आप किसी अदर किताब जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल से आप कवर करें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, या आप मेरी क्लास से करें, या आप कोई और पब्लिक TMH की बुक आती है आप उससे करें, आप किसी से भी करें। मेरा बस इतना आपको कहना है कि किताब चाहे आप कोई भी ले लें, बस एक अपडेटेड किताब ले लीजिए या फिर अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिए। बट इकोनॉमी में मैं कुछ ऐसे आपको टॉपिक्स बताऊंगा जिनको बस पी जाना है, अपडेट करके पी जाना है, पी जाइए। वो कहते हैं ना, बिहार में बच्चा आता है
सर पी जाएं क्या, बस पी जाइए, वो वाला हिसाब किताब, ये टॉपिक्स हो, तो बस वहीं से आपके क्वेश्चन निकल आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आखिर इकोनॉमी में क्वेश्चन आते कितने हैं, इकोनॉमी में आखिर क्वेश्चन आते कितने हैं। तो इकोनॉमी में जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 से 15 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन भी होते हैं और वो माइक्रो इकोनॉमी के भी क्वेश्चन होते हैं। किस किस के, इंडियन इकोनॉमी के भी होते हैं और माइक्रो इकोनॉमी के भी होते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको तैयार करने चाहिए। यहाँ पे मैं उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट यहाँ पे आप दे रहा हूँ। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है अभिपीडिया डिफेंस के नाम से, इस नाम से अभिपीडिया डिफेंस के नाम से, और लिंक मैं नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ पे मैं ये पीपीटीज भी अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आप ये पीपीटीज भी डाउनलोड करने के लिए वहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे हैं जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। पीपीटी ले लेना अभिपीडिया डिफेंस चैनल के ऊपर जाके। ओके, तो जो पहला आपका रहेगा वो रहेगा मनी एंड बैंकिंग। क्या रहेगा, मनी एंड बैंकिंग। दूसरा रहेगा आपका इन्फ्लेशन। ओके, तीसरा रहेगा फाइनेंशियल सिस्टम। मनी एंड बैंकिंग के अंदर आरबीआई के जो क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ये सिलेबस से नहीं बनाई, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के बनाई है लिस्ट। ओके, सिमिलरली इन्फ्लेशन, अलग अलग टाइप की सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सब आपने यहाँ पे पढ़नी है। हमारा फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से चलता है वो आपने देखना है। ओके, कैपिटल अकाउंट, एक्सटर्नल सेक्टर से करंट और कैपिटल में हमारे क्या क्या जो मेजर चीज़ें हैं हम इंपोर्ट करते हैं, कमोडिटीज़, और कौन कौन सी हम एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट कौन सी करते हैं, और गुड्स कौन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ये सब। कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है, किस देश के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, किस देश के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, किस देश के साथ। अब चाइना के साथ जो इशू चल रहा है तो उससे हमारे ट्रेड डेफिसिट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। आपसे अगर मैं ऐसे लिखने की कह दूँ कि आवर पॉलिटिकल रिलेशंस विद चाइना इज ऑल्सो हार्मिंग आवर इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, इस तरीके की अगर मैं कह दूँ आपको, तो आप किस तरीके से लिखेंगे वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। उसके बाद बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी, पूरा बजट तो भैया पी जाइए। ओके, क्या कीजिए, पी जाइए। उसके बाद इंडस्ट्री, डिमांड एंड सप्लाई, ये दो जो चैप्टर हैं ये माइक्रो इकोनॉमी के हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, यहाँ पे जाएगा, और फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जाएगा। ये कुछ टॉपिक्स। आप कहेंगे सर ये तो आपने पूरी इकोनॉमी बता दी, तो क्या सिलेबस में पूरी इकोनॉमी बताई थी? नहीं। अब उन्होंने जब ये सारे के सारे जब इनसे क्वेश्चन वो पूछ चुके तो आप इनको छोड़ के कैसे जाएंगे। जब मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन पूछ लिया, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन पूछ लिया, तो एक सीरियस एस्पिरेंट के पास दूसरा क्या चारा रह जाता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को रट ले। मुद्दा ये है कि किताब बेस्ड अप्रोच के ऊपर सीएपीएफ का एग्जाम चल रहा है जो कि बहुत खराब है। किताब बेस्ड अप्रोच को छोड़ के अगर आपको सिक्योर करना है, कई लोग सोच रहे हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सीएपीएफ की तैयारी करने की जरूरत है ही नहीं। उसका बात ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आप पेपर में पास तो हो सकते हैं। इफ यू आर वेरी गुड एट योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन देन योर एग्जाम कैन बी क्लियर्ड। बट अगर आपको फाइनल कट ऑफ में जगह चाहिए तो आपको यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड तैयारी इन टॉपिक्स को लेके करनी पड़ेगी। ओके, जब भी आप ये चीज़ें पढ़ रहे हो तो माइंड में हमेशा चलता रहना चाहिए कि मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में जब लिखूंगा तो मैं किस तरीके से यहाँ पे लिखूंगा। ओके, चलिए अब पॉलिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, देखते हैं पॉलिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने। इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं हर साल पॉलिटी से, और उसकी जो मेजर टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो ये रही। पहला है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और उसके अलावा है फिर पंचायती राज को तो पी जाइए, फैक्ट भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर भी जोनल काउंसिल, ओके, नेशनल इंटीग्रेशन, इंटर स्टेट काउंसिल। जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट आपको लगता है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनको भी पी जाइए। ठीक है, इन सब चैप्टर्स को भी। ओके, आनंदपुर साहिब डिक्लेरेशन क्या था, ये सारे जो सेंटर स्टेट रिलेशन का जो चैप्टर है उसको आप ये +2 की +1 की एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हैं, आप जो पॉपुलर किताब है उससे भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी पॉपुलर किताब की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। आप अपने खुद के नोट से ही पढ़ सकते हैं, बट अपनी तैयारी में ये जरूर देखना है कि क्या ये मेरे टॉपिक सारे के सारे खत्म हैं या नहीं है, ये मैं पी गया नहीं पी गया, ये मेरे को आ गया नहीं आ गया।
यहां से अगर कोई क्वेश्चन आया तो मैं छोड़ूंगा क्या कोई क्वेश्चन, ये आपको देखना है। अगर एग्जामिनर कितना भी अंदर घुस गया तो मैं क्या इन टॉपिक से कमीशन कमेटी, पार्लियामेंट्री कमिटीज वगैरह में जो आते हैं वो, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कमीशन बनाए गए हैं, क्या यहां से, अब अगर आपको ये नहीं पता कि डीपीएसपी स्वर्ण सिंह कमेटी, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के बाद लगाया गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो जितने भी कमीशन कमेटियों के नाम अंदर अंदर दे रहे थे, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ठीक है, एलएम सिंघवी, सब अंदर तक पी जाना है सीएपीएफ का पेपर, क्योंकि फैक्चुअल है। क्या है? फैक्चुअल है। सिर्फ चैप्टर पढ़ लेने से कुछ नहीं हो पाएगा। क्या है? फैक्चुअल है। उसके बाद डीपीएसपी एंड ड्यूटीज, फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ओके, पार्लियामेंट के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर खास फोकस करना है। किसमें राज्यसभा का मेंबर है, किसमें सिर्फ लोकसभा का मेंबर है, किसी में दोनों हैं, मेंबर कितने कितने हैं, कहां से कौन सी कमेटी की हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है। ओके, और इसी तरीके से मैं यहां पे लिखना भूल गया, जो अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी बहुत जरूरी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, नेक्स्ट आपका इलेक्टोरल सिस्टम, नेशनल पार्टी के ऊपर क्वेश्चन आया था, स्टेट की नेशनल पार्टी कैसे बनती है, वो चीजें फैक्ट याद होने चाहिए। जुडिशियल सिस्टम, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, शेड्यूल में मेनली 10th शेड्यूल ही पूछते हैं, ले दे के घुमा फिर आए क्वेश्चन, 10th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल का बैड हुआ था बस। ओके, स्टिल आपको सारे के सारे शेड्यूल याद होने चाहिए। आप कहेंगे सर सिंपल सी तो बात बता रहे हो, शेड्यूलों में वैसे ही पता है। अरे बेटा, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको ना याद आए, उस वक्त कंफ्यूज हो जाओ, हो सकता है। लेकिन जब आपके माइंड में कि मेरे को शेड्यूल तो सारे याद होने ही चाहिए, मेरा यहां पे ये एक सेशन करने का ये मतलब है, तो आप क्या करेंगे? अगला फिर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीएम्बल एंड सिटीजनशिप। ओके, एंड फाइनली आर्टिकल, शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट। ये मैंने फिर से लिख जरूर दिया है, बट यही है, आर्टिकल एंड शेड्यूल्स। समझ रहे? तो यहां पे वैसे तो सिर्फ ये शेड्यूल्स ही आना चाहिए था, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, बट आर्टिकल्स की एक लिस्ट बना लो आप। मैं यूं नहीं कह रहा कि 465 आर्टिकल है तो सारे के सारे पी जाओ ना, बट 323 क्या है, 324 क्या है पता होना चाहिए, 102 क्या है पता होना चाहिए। ओके, 350 से 360 तक पूरा का पूरा याद होना चाहिए, 364 पता होना चाहिए, ठीक है, 368 क्या है, ये सब आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक सब आर्टिकल आपको पता। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद तो फिर यू हैव टू। 25, 26, 29 में क्या फर्क है ये पता होना चाहिए। 21 के अंदर क्या क्या आता है, 21A में क्या है। ओके, स्टेट की डेफिनेशन जो कौन से आर्टिकल में दी गई है, सब पता होना चाहिए। इन आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए एग्जांपल भी दे रहा हूं, वरना तो। अब यहां पे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को मैंने इकट्ठे रख दिया है, क्योंकि अभी तक इन्वायरमेंट पे इतना गए नहीं, पागल नहीं हुए, जैसे सिविल सर्विस में पागल हो गए ना इन्वायरमेंट पे। ज्योग्राफी को बेचारी को 5 से 7 क्वेश्चन पे रख लिया है ये, और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को 15 पहुंचा दिया सिविल सर्विसेज में। यहाँ पे अभी तक ऐसा यहाँ नहीं किया उन्होंने, अभी तक यहाँ पे ऐसा नहीं किया है, तो इसीलिए मैंने ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को साथ साथ रखा है। अब ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के यहाँ से अगर मिला ले तो 18 से 25 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों मिला के, अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों की मिला के। इसके अंदर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतने क्वेश्चन बता रहा हूँ। कहीं लगे नहीं सर इतने तो आते ही नहीं है, नहीं आते हैं, गिन लेना, ठीक है, आते हैं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है? इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है, कम है। सबसे पहला स्पेस, रॉकेट वाले स्पेस की बात नहीं कर रहा मैं, धरती से ऊपर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये सब, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, पी जानी है। सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आना बंद हो गया यहाँ, लेकिन अभी भी आ रहा है। वहां वो क्रायोस्फीयर में पहुंच गए हैं, यहाँ लेकिन अभी नहीं पहुंचे। ओके, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया बिल्कुल पता होनी चाहिए, बेसिक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पढ़ने में। ओके, उसके बाद आपके मानसून एंड क्लाइमेट सिस्टम इन इंडिया, रिसोर्सेज आ जाते हैं कई बार कि खास करके भाई कोल वगैरह, आयरन वगैरह, मैच द फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा आता है। ये एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है सीएपीएफ का, मैच द फॉलोइंग वाला। इतने क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग पे आते हैं कि पागल हो जाता है आदमी।
इसीलिए जो यूनिक नेचर है इसकी एग्जाम की, वो स्पीड की भी है कि 2 घंटे में आपको अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग के भी सोल्व करने होते हैं, और ये 100 क्वेश्चन भी करने होते हैं, जिसमें बहुत सारे मैच द फॉलोइंग होते हैं। आपको ये पता है, मैच द फॉलोइंग में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है सोल्व करने में। ओके, विद इन देन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, जो बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, इकोटोन वगैरह। ओके, बेसिक ऑफ इकोलॉजी पूरी 10 है। इकोटोन क्या है वो वाला, इकोलॉजी पर्टिकुलर क्या है, इकोलॉजी इकोस्फेयर में क्या फर्क है, बायोस्फेयर इकोस्फेयर में क्या फर्क है, ये सब गेटिंग में पॉइंट। वो जो टर्म्स दी होती हैं पहले, उन सारी टर्म्स को पी जाना है। उसके बाद पोल्यूशन, पोल्यूशन के ऊपर की आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और कौन कौन सी कन्वेंशन किस किस टाइप के पोल्यूशन से रिलेटेड है वो आपने यहाँ पे देखनी है। नेक्स्ट अपना एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेपर 2 एज वेल एज पेपर 1। पेपर 2 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर का टॉपिक, समझ गए। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोडाइवर्सिटी में नेशनल पार्क, इस बार हो सकता है काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर या फिर मानस नेशनल पार्क के ऊपर, वहाँ पे औरंग नेशनल पार्क पे क्वेश्चन आए बिकॉज ऑफ द बार्ड्स। वाल्मीकि नेशनल पार्क पे भी आ सकता है बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया एंड द वर्ल्ड वाटर बॉडीज़, मतलब कि इंडिया और दुनिया की वाटर बॉडीज़ के मतलब, वाटर बॉडीज़ आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आपको पता है पूरा जो यूरोप है, खचपच वाला जो मैप है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए कि रेड सी नीचे है क्या, मेडिटेरियन सी ऊपर है। ओके, ब्लैक सी और कैस्पियन सी कहाँ है, डेड सी क्या है, ये सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट और वाटर बॉडीज वाली बात कर रहा हूँ, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है सारे, मैप बेस्ड क्वेश्चन। फोकस ऑन दिस। ओके, तो बस यही है। नेक्स्ट जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर मैंने ज़्यादा डिवाइड नहीं किया है क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं किया है। तो जनरल साइंस के अंदर जो बेसिक आपकी बुक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल लूसेंट वगैरह, या फिर आप 8th के NCERT सब ये सब पढ़ना चाहें तो वहाँ से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं और अच्छी आपकी तैयारी हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको किताब भी बता रहा हूँ क्योंकि कुछ है ही नहीं ज़्यादा। फिजिक्स के अंदर भी कोई आप पर्टिकुलर यूँ नहीं कह सकते कि भाई इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमिलरली विद द केस ऑफ केमिस्ट्री ऐसा नहीं है। आपको पता है कुछ क्वेश्चन डिजीज पे आएंगे ही, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के ऊपर कौन से डिजीज होते हैं वो क्वेश्चन आएंगे ही, वो वाले क्वेश्चन आएंगे कि इससे कौन सा डिजीज होता है, कौन कौन सा एलिमेंट कौन कौन से डिजीज को क्योर करने में यूज होता है, वो भी वो पूछेंगे ही। ये क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं, ये आएंगे ही आएंगे, तो वो आपने नहीं छोड़ने। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। हेल्थ और डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से देखिए छोड़ नहीं सकते आप, 20 से 25 क्वेश्चन है। और अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो पूरे 25 करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हियर यू हैव टू फाइंड योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ। तो उस बेसिस के ऊपर कि ऐसा ना हो जाए कि आप अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप जनरल साइंस के पीछे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी पॉलिटी रिवाइज नहीं हुई और आपको वहाँ पे नुकसान झेलना पड़ेगा ना। सिमिलरली अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये मत सोचना कि जनरल साइंस मेरे को पूरी आती है और आप पॉलिटी के पीछे पड़े रहें और जनरल साइंस आपकी अगर रिवाइज नहीं हुई तो सबको अपनी अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ यहाँ पे बतानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। उसी को स्ट्रेटजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने 4 यूज में बांटे हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट है। ओके, रिसेंट डेवलपमेंट इन द बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, इसरो क्या क्या कमाल करता रहता है। इवन इंटरनेशनल अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मान लो कोई नया रोबोट आया तो आप उसको करंट में ही मान सकते हो। फॉर एग्जांपल नया सुपर कंप्यूटर आया है तो आप उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मान सकते हो और आप उसको करंट में भी मान सकते हो अगर उस पर क्वेश्चन आता है तो। एक बार DRS पे क्वेश्चन आया था, हॉटस्पॉट पे एक बार क्वेश्चन आया था, तो आप उसको करंट में ही मान सकते हो। उस टाइम काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी और आप उसको अपने ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मान सकते हो, दोनों में मान सकते हो। ठीक है, इनके बेसिक्स आपको मैंने बता दिया, आपको यहाँ पे रेडी रखने पड़ेंगे। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका डिफेंस भी आ जाएगा, मिसाइल्स जो वगैरह, जो एक क्वेश्चन आएगा ही मिसाइल वगैरह पे साइंस एंड टेक के अंदर। बट ये हेल्थ एंड डिजीज वाला पार्ट है, इसको आपने स्पेसिफिकली तैयारी करना है कि कौन से न्यूट्रिशन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, किसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। जो पुराने टाइप के अपने जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे चलते आ रहे हैं, अभी भी पूछे जाते हैं। फ्री के नंबर है, ले लेना,
इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा है हेल्थ एंड डिजीज को, वरना इसको मैं बायो में रख देता, मेरा कुछ नहीं जा रहा था। ओके, अगर आप कहेंगे तो मैं सद्दाम सर से एक दिन स्पेसिफिकली सेशन रखवा दूंगा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के बारे में, वो डिटेल में आपको बताएंगे। मैं थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ। ओके, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी तैयारी की थी, तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कुछ उन किताबों से जिनका मैंने नाम लिया, बार बार नहीं लूँगा, उन्हीं से ही मैंने पढ़ा था और मेरा काम बन गया था, नॉन साइंस बैकग्राउंड का होते हुए भी। बस इन 2 चीज़ों के ऊपर मैंने एक्स्ट्रा फोकस किया था, तभी मैंने थंबनेल पे भी लिखा है माय स्ट्रेटजी, मेरी ये स्ट्रेटजी थी। आप अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी अच्छी है, आप थोड़ी बहुत ट्विकिंग कर सकते हो इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट अगला एंशिएंट मिडीवल इंडिया। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 में से भी मैं आपको बताऊं तो मैं भी कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकली कुछ ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि दोनों बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट हैं। पढ़ेंगे 5, तो पहली बात आपने देखना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहाँ पे थोड़ा सा कम है, बेनिफिट कॉस्ट से रिलेटेड कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इतना ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि यार, तो मैं कहता हूं इसको आप लास्ट में उठाइए, इसको उठाइए लास्ट में। क्यों? पहली बात तो फैक्चुअल होती है, तो लास्ट में पढ़ेंगे तो हो सकता है याद रह जाए। दूसरी बात इट्स ए टाइम टेकिंग, तो लास्ट में पढ़ेंगे, कोई छोटे मोटे नोट्स उठा के बस बेसिक फैक्ट पढ़ लेना, तो उसी से भी आपके 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो निकल आएंगे, आपका काम बन गया। तो रादर देन गोइंग फॉर ए स्पेसिफिक बुक ऑफ एंशिएंट एंड मिडीवल, कोई भी नोट्स उठा लो और उसमें से बस एंड में जाते टाइम 2 बार उसको रगड़ दो, वो आपको बेस्ट रहेगा सीएपीएफ के लिए। बता रहा हूं मैं, थोड़ा कुछ अलग बता रहा हूं, बट ये सच है, ये फैक्ट है। आप कहेंगे 5 से 7 क्वेश्चन भी आते हैं सर, हाँ स्टिल हो सकता है ज्यादा आ जाए, पॉसिबल है। ठीक है, स्टिल अगर वो रट्टे वाले क्वेश्चन ही से आपकी बात बन जाएगी। अगर 10 क्वेश्चन भी आ गए तो भी आप 10 में से 7 सोल्व कर दोगे, 6 सोल्व कर, रादर देन गोइंग फॉर दैट स्पेसिफिक बुक्स फॉर एंशिएंट एंड मिडीवल ऑफ 300 पेजेस। कोई मतलब नहीं बनता यार, कोई मतलब नहीं बनता। ओके, बाकी आपकी मर्जी, पढ़ना तो आपने। इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ढूंढे हैं वो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। स्कल्पचर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे आता ही आता है, लिटरेचर की किसकी जीवनी किसने लिखी थी, ये सब। उसके बाद मुगल्स के ऊपर पता नहीं इतना प्यार क्यों है, इनको बार बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसकी पॉलिसी क्या थी, राजाओं की पॉलिसीज के बारे में पूछते हैं। ठीक है, फिर सूफीज्म एंड भक्तिज्म पे 2019 में 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों शायद इसी पे थे, सूफीज्म एंड भक्तिज्म पे। एंड फाइनली राजाओं की पॉलिसीज, ये मैंने अलग से लिख दिया है, पॉलिसीज ऑफ द। तो यहाँ पे इन टॉपिक्स को फोकस करके जाओगे तब भी आपके 50% क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ ये चैप्टर आप पढ़ गए अलग अलग सोर्सेज से। ओके, अगेन अगर आपको पीपीटी चाहिए तो डू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। ओके, if you want to go for if you are a new student and if you want to go for a complete course, that is also available on our portal, link is given in the description, you can always check it out. Next, modern India, very important. ओके, क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन मैंने थोड़ा एग्जीक्यूशन कर दिया, बढ़ा दिया, बट 15 है, एक्सपेक्टेड है आएंगे। मॉडर्न इंडिया, पता है क्यों 15 बोल रहा हूं मैं मॉडर्न इंडिया 1600 से उठा रहा हूं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, इसीलिए क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, समझ गए, इसीलिए मैं उतना उठा रहा हूं। बल्कि 1584 से जब पुर्तगीज स्टार्ट हुए थे घूमने, 1586 से, वहां से मैं भी उठा रहा हूं, इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं। अगर आप में बहुत पेशेंस होगा तो आप ये समझेंगे कि मॉडर्न इंडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मॉडर्न इंडिया इसलिए आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत है, इतने आंदोलन, इतनी शक्तियां, इतनी लड़ाइयां, मराठों की लड़ाइयां, ओके, फिर ब्रिटिशर्स की और हैदराबाद वालों की लड़ाइयां, हैदराबाद और कर्नाटक की आपस में लड़ाइयां, ओके, ये सारी की सारी लड़ाइयों की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, यहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, वो सबसे पहला है पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जी तो फेवरेट हैं, वीबी फड़के,
तिलक, सब पे क्वेश्चन आए हैं, वीबी फड़के, तिलक, सब पे क्वेश्चन आए हैं आपसे। तो पर्सनैलिटीज़ आपने मेन फोकस रखनी है जब भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उसके अलावा सोशल रिलीजियस वाला जो चैप्टर है पॉपुलर किताब का, उसको रट लेना, ठीक है। वो हर किताब में दिया हुआ होता है, कुछ नहीं है, हर किताब में दिया होता है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा शक्तियाँ पहले आई, कौन सी बाद में यूरोपियन शक्तियाँ, ओके। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी कैसे बनी, क्योंकि कई बार मिल्स वगैरह पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉटन टेक्सटाइल मिल कब कैसे बनी और ये सब, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज उस टाइम डेवलप हो रही थी। प्री 1857 के पीजेंट मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, 1857 के बाद वाले भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट उससे पहले सन्यासी रिवोल्ट और वो सब जरूरी है पढ़ना। उसके बाद दीन बंधु मित्रा वगैरह पे क्वेश्चन आ जाता है, 2-3 बार किताबों के ऊपर क्वेश्चन आया है, दीन बंधु ने कौन सा प्ले लिखा था, दीन बंधु मित्रा ने, स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं। तो कुछ इन पे फोकस करना है आपने, किताबों पे और प्लेज पे। और 1940 से 50 के बीच में जो डेवलपमेंट्स हुई थी फ्रॉम द अगस्त ऑफ टिल द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, आईएनए वगैरह, उन पे प्यार है सीएपीएफ वालों को, यूपीएससी बहुत पूछती है क्वेश्चन यहाँ। उसके अलावा मेरे को पता, आप इतने तो हो नहीं कि स्वदेशी आंदोलन छोड़ दोगे, 1909 का एक्ट छोड़ दोगे, 1919 का एक्ट छोड़ दोगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छोड़ दोगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छोड़ दोगे, गांधी इरविन पैक्ट छोड़ दोगे, पूना पैक्ट छोड़ दोगे, ये तो हो नहीं सकता, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ दोगे, ऐसे थोड़े हो गए आप, ये तो कर ही लोगे। मैं कह रहा हूं कि इन पे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग में ध्यान देना, ठीक है, ये स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूं, तभी मैं थोड़ा, इसका नाम भी है सिलेबस सिंप्लीफाइड, कि इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। देखे देखना, पक्का अगर आपके 100 नंबर आ रहे होंगे तो 100 नहीं 125 आएंगे, देखे देखना, क्योंकि हमेशा हमेशा हमारी एज हम कहां से लें ये डिसाइड करना पड़ता है हमें। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से ही रखी थी, ओके। अब बात कर लेते हैं हमारे पेपर 2 के बारे में, ओके। अब पेपर 2 में लिखना भूल गया, लेकिन ये सिलेबस है पेपर 2 के लिए, यहाँ पे जो हैं इंपॉर्टेंट चीजें, ये एक स्लाइड बीच में मिसिंग होगी शायद। तो पेपर 2 के लिए एग्रीकल्चर इश्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि फार्म लोन वेवर के ऊपर कितना क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा था ऐसे के अंदर, पूरी जिसको नॉलेज नहीं है कि ये पॉपुलिस्ट मूव है, रियलिस्टिक नहीं है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, तो एग्रीकल्चर इश्यूज को तो आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, समझ गए। दूसरा, इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज पेपर 1 में इतने नहीं पूछे जाते जितने पेपर 2 में पूछे जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इवन इन दोनों को मिला के भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चन बना सकता है आपका सिंपली एग्री प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है मेजर डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माना कि ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में नहीं है, साइंस एंड टेक में, लेकिन मैंने यहां रख दिया कि मैं थोड़ा इनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है ये। मेजर डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि हाउ इसरो इज डेवलपिंग इटसेल्फ, व्हाट आर द न्यू बायोटेक्नोलॉजीज विच आर कमिंग अप, तो वो आपको यहाँ पे देखनी चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वरना देखो पेपर 2 के लिए तभी मेरा जो कोर्स है वो इतना महंगा नहीं है, दैट यू कैन ऑलवेज ऑप्ट, इफ यू वांट टू हैव दैट एक्स्ट्रा यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट कोर्स। मैं आपको बता रहा हूँ 28 तारीख से शुरू हो रहा है, डेमो क्लास ले लेना, ओपन रहेगी सबके लिए 28 की, उसके बाद फिर वो प्राइवेट पेड हो जाएगा, ओके। उसके बाद नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, सिंप्लीफाइड पॉलिटी के कौन से क्वेश्चन होंगे, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, अपनी जो पार्टी पॉलिटिक्स चलती रहती है, सिविक बाइगोटिज्म, इस टाइप के जो वो सिविल, ओके, यहाँ से आपके क्वेश्चन होते हैं, पार्टी सिस्टम इन इंडिया। उसके बाद मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस जो आ रहे हैं और रिसेंट डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा ही फेवरेट है, यूसीसी है या नहीं है, यूसीसी बहुत फेवरेट है, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे जो अभी फॉर एग्जांपल रिसेंट डेवलपमेंट में क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन का इशू है वो आपसे पूछा जा सकता है। रिजर्वेशन एज ए होल बहुत बड़ा टॉपिक है, आर्ग्यूमेंट के अंदर भी कि रिजर्वेशन सही है या गलत है, इन सबको लेके आपको चलना पड़ेगा। अगर आप इन सबको लेके नहीं चलेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी।
अब ये रिसेंट डेवलपमेंट कब की, पिछले 1 साल की तो तैयार करनी ही पड़ेगी, उससे पीछे भी जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया तो आपको गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज जो हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के आपको पता होना चाहिए। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट अगर चल रही है तो आपको पता होनी चाहिए। ओके, पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही तो आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर 0R का अगर वो कंट्रोवर्सी के अंदर है तो वो आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा की रेलेवेंस के ऊपर जब क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो वो आपको ऑब्वियसली बात है, यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड राइट एन एसे, ए बैलेंस्ड एसे ऑन दैट। समझ गए? करप्शन में जो पैसा चल रहा है वो भी आपको यहां पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल चैलेंजेस है ना, टेररिज्म, आपको पेपर उठा के देख लो, टेररिज्म या नेशनलिज्म, उनके ऊपर सबसे कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सबसे कम मौके वही मिलेंगे। क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? ये वाले। चाइना के ऊपर हर बार एक क्वेश्चन होता है, चाइना। वन बेल्ट वन रोड पे भी क्वेश्चन आया है। उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, वैसे इसी से रिलेटेड है बट मैं आपको बता रहा हूं। और आखिरी के अंदर जो लगातार पिछले साल 2 एसेज आए थे वो आए थे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर वॉरफेयर के ऊपर, इवन ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। तो वो आपको देखना चाहिए कि जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पहली चीज आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़नी चाहिए। और ये चीज कोई मैक्सिमम आदमी नोट ही नहीं करता, वो वही पढ़ते रह जाते हैं, टेररिज्म और ये सब। आई डोंट थिंक ये जरूरी है। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको कहना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। हो सकता है कि आप मेरी बातों से माने या ना माने, बट ये मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो एजुकेशन के एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पिछले साल भी आया था, इस बार भी आएगा। वीमेन वेलफेयर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन कब मिलेगी वीमेन को, एंड सिविक इश्यूज, ये होते हैं रैंडम इश्यूज, भैया कुछ भी उठा के पूछ लेंगे। स्वच्छ भारत अभियान से लेके सिविल बाइकोट्री तक सब सब। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप 100 डेज के अंदर तैयारी कर लें सिविल इसकी CAPF की, तो आपको डेडिकेटेडली न्यूज़पेपर या कोई पर्टिकुलर पोर्टल जहाँ पे आपको क्लियरली इश्यूज मिलें, करंट अफेयर्स नहीं, इश्यूज, कि देश में क्या इश्यूज चल रहे हैं, और उसका एनालिसिस मिल जाए तो आप लोगों के लिए बात बन जाएगी। ओके, नाउ दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। डू ज्वाइन आवर चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ मैं। ओके, क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाता हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो पैसा आएगा वो तो पेड बैच से आता है, लेकिन स्टिल मैं आपको यहाँ से आपको बहुत अच्छे आगे सेशंस लेके आने वाला हूँ। ईमानदारी से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, आपका ही फायदा होगा। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, कोई टिप्पणी है तो आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Oh, this is it for today guys. Thank you very much and have a very nice day. Do check out our paper 2 course, link is given in the description.